जब एटीट्यूड इज एवरीथिंग मैंने पहली बार पढ़ी तो लगा मुझे झूठ बोला गया है। कई साल तक हम सबको यही बताया गया कि पॉजिटिव सोचो और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। यही तो वो झूठ है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड से कोई अमीर नहीं बनता, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड से कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं जीतता। और खुद इस किताब के ऑथर जेफ केलर भी इस बात से एग्री करते हैं। वो कहते हैं एटीट्यूड सब कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ फाउंडेशन है जिस पर सक्सेस की इमारत खड़ी होती है। और इस वीडियो में हम वो ला एक्सपोज करेंगे और उस ट्रुथ को समझेंगे, वो 11 प्रिंसिपल्स जिन्हें लाखों लोगों ने जाने अनजाने में फॉलो किया और तब जाकर वो सक्सेसफुल बने। लेकिन सवाल यह है कि एटीट्यूड एक्चुअली में क्या होता है और आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। ये जानने से पहले चलिए देखते हैं कि कैसे जेफ केलर की लाइफ ही इस बात का सबूत है कि सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड से काम नहीं चलता। यू नीड मच मोर टू बिकम सक्सेसफुल। जेफ 1980 में लॉयर बन गए, जो वो बचपन से बनना चाहते थे। वो बहुत खुश थे, सब अच्छा चल रहा था। उन्होंने लॉ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया और शादी भी कर ली। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें एहसास होने लगा कि वो लॉयर बनकर खुश नहीं। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे। वो पूरी तरह से फिजिकली और इमोशनली टूट चुके थे। वो 26-27 के थे पर 40 के जैसे दिखने लगे। फिर एक दिन 1985 में जब वो 30 की एज में थे, उनके लाइफ में कुछ मैजिकल हुआ। एक रात उन्होंने टीवी पे एक प्रोडक्ट का एड देखा, द मेंटल बैंक, जो बताता था कि जो कुछ भी हम अपने लाइफ में अचीव करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ्स पे डिपेंड करता है। वैसे तो जेफ को इन सब चीजों पे बिलीव नहीं था, लेकिन वो एक बात जानते थे, अब लाइफ में कुछ तो बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने द मेंटल बैंक को ऑर्डर कर दिया। यही डिसीजन जेफ के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। द मेंटल बैंक ने उन्हें कई मोटिवेशनल सोर्सेज की तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट किया। वो सीखते रहे, सारे लर्निंग्स को अपने लाइफ में अप्लाई करते रहे और 1989 में 4 साल के इंटेंसिव लर्निंग के बाद उन्होंने अपना पहला एटीट्यूड इज एवरीथिंग पे स्पीच दिया और 1992 में वो फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर बन गए। जेफ कहते हैं कि ये सक्सेस उन्हें उनके एटीट्यूड और 11 टाइम ऑनर्ड सक्सेस प्रिंसिपल्स की वजह से मिली। लेकिन उन 11 सक्सेस प्रिंसिपल्स को जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली एटीट्यूड क्या होता है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज एटीट्यूड? जेफ का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। वो कहते हैं एटीट्यूड एक मेंटल विंडो है जिसके थ्रू आप दुनिया को देखते हैं। हम सभी दुनिया में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आते हैं। एक छोटे बच्चे को ही देख लो, जब वो चलना सीख रहा होता है तब वो लड़खड़ाता है और गिर जाता है। उस वक्त वो क्या करता है? मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या नहीं करता है। वो चिढ़ता नहीं है, कारपेट को ब्लेम नहीं करता, पेरेंट्स पे उंगली नहीं उठाता है कि उन्होंने खराब इंस्ट्रक्शंस दिए, और वो हार नहीं मानता है। वो बस स्माइल करता है और फिर से ट्राई करता है। महीनों तक एफर्ट लगाता है जब तक चलना नहीं सीख लेता। उसका मेंटल विंडो बहुत क्लीन होता है और वो ऑप्टिमिस्टिकली दुनिया को देखता है। लेकिन समय के साथ फेलियर, क्रिटिसिज्म और रिजेक्शंस की वजह से आपका एटीट्यूड विंडो डर्टी हो जाता है और नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। आप पेसिमिस्ट बन जाते हैं। ये गिलास आपको आधा खाली दिखने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप कभी भी अपने एटीट्यूड विंडो को क्लीन कर सकते हैं और जब क्लीन करेंगे आप ऑप्टिमिस्ट बन जाएंगे और आपको वही गिलास आधा भरा हुआ दिखने लगेगा जो पहले आधा खाली दिख रहा था। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। जेफ खुद भी कहते हैं एटीट्यूड सब कुछ नहीं है, लेकिन बिना एटीट्यूड के कुछ भी नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड बस वो फाउंडेशन है जिस पर सक्सेस की इमारत खड़ी होती है। सो अपने गोल को अचीव करने और सक्सेसफुल बनने के लिए आपको 11 टाइम ऑनर्ड सक्सेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल करके लाखों लोगों ने अपने गोल्स अचीव किए और सक्सेसफुल बने। सो अगर सक्सेस फॉर्मूला को एक लाइन में लिखे तो पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस सक्सेस प्रिंसिपल गिव्स यू सक्सेस। सो चलिए उन प्रिंसिपल्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं और उन्हें अप्लाई करने का प्रैक्टिकल तरीका सीखते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग सक्सेसफुल है और कुछ फेलियर? अर्ल नाइटिंगेल, जो एक ग्रेट सक्सेस राइटर, ब्रॉडकास्टर और स्पीकर है, अपने प्रोग्राम द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट में 6 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का जवाब दिया है। और कमाल की बात यह है कि यही 6 वर्ड्स फेलियर के भी कारण है। और ये 6 वर्ड्स है वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। मतलब जो भी आप सोचते हैं या चाहते हैं उसे ही अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सोचता है जैसे हरी कि वो साल में 10 लाख रुपए कमा सकता है, और जब तक हरी इस थॉट पे बिलीव करेगा कि वो 10 लाख रुपए साल के अर्न कर सकता है, तो वो जरूर इस गोल को अचीव कर पाएगा। वो ह्यूमन मैग्नेट की तरह सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगा जो उसे इस गोल तक पहुंचा देगा। लेकिन क्या होगा अगर हरी डिसाइड करेगा कि वो साल के 10 लाख नहीं 20 लाख रुपए कमाना चाहता है? क्या वो इस गोल को भी हासिल कर पाएगा? ये डिपेंड करता है कि हरी को कितना स्ट्रांग बिलीव है कि वो 20 लाख रुपए कमा सकता है।
अगर उसे डीपली बिलीव होगा अपने कैपेबिलिटी पे और वो कंटिन्यूअसली इसी के बारे में सोचेगा तो जरूर वो उन सारे अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगा, न्यू स्किल सीखेगा जो अल्टीमेटली उसे इस गोल तक पहुंचा देगा। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब ये थॉट उसका डोमिनेंट थॉट होगा। मतलब अगर वो दिन में 10 मिनट सोचेगा कि वो 20 लाख रुपए कमा सकता है और पूरे दिन नेगेटिव सोचेगा तो वो इस गोल को अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिर्फ डोमिनेंट थॉट ही वर्क करता है। सो चेंज योर थॉट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट लाइक अ ह्यूमन मैग्नेट। नंबर 2, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। दुनिया में जितने भी वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हैं वो सब विजुअलाइजेशन के पावर को समझते हैं और हमेशा यूज करते हैं। वो सब अपने नेक्स्ट शॉट को माइंड में परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ही एक्चुअल में एक्शन लेते हैं। विजुअलाइजेशन का पावर सिर्फ सिंगर्स और प्लेयर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस पावर का यूज हम सब बचपन से करते आ रहे हैं, जो हमारे लाइफ के सर्कमस्टांसेस को बनाया है। जैसे कि जेफ बचपन से खुद को एक लॉयर के रूप में विजुअलाइज करते आए थे और वो सच में लॉयर बने। जेफ विजुअलाइजेशन को माइंड का मूवी या मेंटल मूवी कहते हैं और जेफ कहते हैं कि आप अपने मेंटल मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं, और अगर आपको आपका मेंटल मूवी पसंद नहीं है तो आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक जेफ ने खुद अपना मेंटल मूवी चेंज किया और रियल में मोटिवेशनल स्पीकर बनने से पहले अपने माइंड में खुद को मोटिवेशनल स्पीकर बनाया, और ऐसा आप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एलिफेंट के बारे में सोचो। डेफिनेटली आप माइंड में उस एलिफेंट को देख सकते हैं ना। उस एलिफेंट को पिंक कलर कर दो, 1 सेकंड से भी कम टाइम में आप ऐसा कर पाए होंगे, राइट? ये एक एग्जाम्पल है कि आप अपने विजुअलाइजेशन के पावर से माइंड में कोई भी मूवी बना सकते हैं। ये पावर लिमिटलेस है। आप लाइफ में जो कुछ भी बनना चाहते हो या जो कुछ भी पाना चाहते हो उसे माइंड में विजुअलाइज करो और मूवी क्रिएट करो कि आप उसे कैसे अचीव करोगे। देन रियल वर्ल्ड में आप उसी तरह से उसे अचीव कर पाओगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जिम कैरी। 1990 में उन्होंने खुद को एक $10 मिलियन का चेक लिखा था जिस पर 1995 का डेट था, जब वो बहुत छोटे से कॉमेडियन थे। I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. So didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million and I dated it Thanksgiving 1995. And I put it in my wallet and I kept it there and it deteriorated and stuff. But then just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber. Dumb and Dumber, yeah. So ये चेक उन्हें खुद को सक्सेसफुल एक्टर और कॉमेडियन के रूप में विजुअलाइज करने में हेल्प करता था, और वो इस गोल तक पहुंचने के रास्ते को विजुअलाइज करते थे कि वो बेस्ट लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और सच में 1994 में उन्हें डम्ब और डम्बर में रोल करने के लिए $7 मिलियन मिला और 95 में कई और मिलियंस उन्होंने अर्न किए। यह है विजुअलाइजेशन का पावर। सो अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसे विजुअलाइज करो कि वो आपको मिल गया है और आपने उसे एग्जैक्टली कैसे अचीव किया है। अगर आपका ड्रीम है कि स्पोर्ट्स कार खरीदना तो उसका बड़ा सा पिक्चर अपने दीवार पे लगाओ। इससे आपको विजुअलाइज करने में हेल्प मिलेगा, जिम कैरी की तरह। नंबर 3, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। 1986 में जेरी ग्लैडस्टोन ने एक कंपनी स्टार्ट करा, अमेरिकन रॉयल आर्ट्स, जहां वो वैरायटी के कलेक्टिबल आइटम्स बेचते थे। 1 साल के बाद जेरी ने डिसाइड किया कि वो एनिमेशन आर्ट बेचेंगे और उन्होंने वार्नर ब्रदर्स, हैना बारबरा और कई स्टूडियोज के लाइसेंस भी हासिल किए। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि इस बिजनेस में बड़ा बनना है तो उन्हें डिज्नी के आर्ट्स बेचने की जरूरत है। इसलिए वो डिज्नी को अप्रोच करने लगे। लगातार 3 साल तक डिज्नी के ऑफिस से नो सुनते रहे, लेकिन वो रुके नहीं। वो डिज्नी के एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट करते रहे। एक एग्जीक्यूटिव ने तो साफ साफ कह दिया कि तुम्हें कभी भी डिज्नी का लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये वो समय था जब सब हार मान जाते हैं, लेकिन वो रुके नहीं। इतने रिजेक्शंस के बाद भी वो अपना ग्रेट एटीट्यूड बनाए रखे और उन्होंने डिज्नी के एग्जीक्यूटिव्स को फोन करना बंद नहीं किया। और डिज्नी के एक एग्जीक्यूटिव ने जेरी से छुटकारा पाने के लिए एक ऑफर दिया कि सिर्फ 2 प्लेसेस बचा है जहां पे डिज्नी आर्टवर्क खोलने के लिए वो लाइसेंस दे सकते हैं। पहला मिनेसोटा और दूसरा मैसाचुसेट्स। जेरी का ऑफिस न्यूयॉर्क में था और इतने दूर में गैलरी ओपन करने का इरादा जेरी का नहीं था। लेकिन जेरी ने क्या किया, वो दूसरे ही दिन बॉस्टन चले गए और वहाँ पे एक जगह लीज पे ले लिया और डिज्नी एग्जीक्यूटिव को कॉल करके इन्फॉर्म किया कि उनके पास मैसाचुसेट्स में एक लोकेशन है। फिर हंसते हुए एग्जीक्यूटिव ने जेरी को कहा, अगर आप में दूसरे ही दिन बॉस्टन जाकर प्लेस खोजने का करेज है तो हम आपको डिज्नी में जरूर शामिल करेंगे। और आज तक जेरी ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिज्नी आर्ट्स बेचे हैं। सो वो क्या था जिसने जेरी को डिज्नी आर्ट बेचने का ड्रीम पूरा करवाया? जेरी का कमिटमेंट। जेरी डिज्नी का लाइसेंस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अगर आपको भी अपना गोल अचीव करना है तो कमिटमेंट करना पड़ेगा कि गोल को अचीव करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े लीगली आप करेंगे, फिर चाहे कितना भी वक्त लग जाए। आप रुकेंगे नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहेंगे जिस तरह से जेरी बढ़ते रहे। नंबर 4, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी।
आपने कई लोगों को जरूर कहते सुना होगा कि उनका जॉब छूट जाने के बाद ही उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और वो सफल रहे। इसका रिसेंट टाइम में सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो वो है काबी लेम। लेम एक सीएनसी ऑपरेटर के रूप में काम करते थे, लेकिन उन्होंने कोविड-19 के टाइम पे टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट किया जब उन्हें जॉब से निकाल दिया गया था। उन्होंने अपने प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया और आज वो कितने सक्सेसफुल है आप सब जानते हैं। ऐसा करने वाले अकेले लेम ही नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे कई लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स का होम डिलीवरी सर्विस स्टार्ट किया। मतलब पॉइंट ये है कि उन्होंने प्रॉब्लम को अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। ऑथर जेफ कहते हैं कि प्रॉब्लम हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। जेफ भी इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ इसलिए बने क्योंकि वो लॉयर बनकर खुश नहीं थे। अगर उन्होंने खुद को एज ए लॉयर प्रॉब्लम नहीं समझा होता तो वो आज भी एक डिप्रेस्ड और अनहैप्पी लॉयर ही होते। बट इस प्रॉब्लम ने उन्हें अपॉर्चुनिटी दिया खुद के लाइफ में कुछ चेंज करने का, और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया और वो एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर बने, जिनकी बुक की समरी आप देख रहे हैं, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। नंबर 5, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। थॉट्स में से हम वर्ड्स चुनते हैं जो हमारा बिलीफ बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है। इस प्रोसेस में वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए इस प्रोसेस को एक स्टोरी से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। हरी का एक थॉट है कि उसकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है। नाउ ये थॉट सिर्फ एक बार नहीं, बार बार आता रहता है। मे भी दिन भर में सैकड़ों बार आता है। इसके बाद हरी वर्ड्स का यूज करता है अपने थॉट्स को सपोर्ट करने के लिए। वो कहता रहता है कि मैं कभी भी मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकता हूँ, मुझे मैथ्स बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, आई जस्ट हेट मैथमेटिक्स। एंड अगेन हरी ऐसा बार बार दोहराता है, खुद से कहता है, अपने दोस्तों से कहता है, पेरेंट्स और टीचर से भी कहता है, और ये वर्ड्स धीरे धीरे उसके बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करता जाता है। और यही वो स्टेज है जहाँ रियली में मैजिक होता है। हरी का सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से इस बात को सच मान लेता है कि वो मैथ्स में कभी भी अच्छा नहीं कर पाएगा। और बिलीव से क्या होता है, हम एक्शन लेते हैं। और जब हरी को बिलीव ही नहीं होगा तो वो एक्शन ही नहीं लेगा, या लेगा भी तो बहुत थोड़ा, आधे मन से। वो मैथ से हमेशा भागेगा, मैथ को समझने की कोशिश ही नहीं करेगा, प्रैक्टिस ही नहीं करेगा। और इसके बाद आप भी हरी के रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका मैथ्स में कितने मार्क्स आएंगे, और रिजल्ट खराब आने से उसका बिलीफ और स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन हरी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर उसने एक अच्छा थॉट चुना होता जो पॉजिटिव वर्ड्स को ट्रिगर करता और बार बार वो पॉजिटिव वर्ड्स बोला होता, देन उसका बिलीफ मैथ्स को लेकर बेहतर होता और वो एक्शन लेता, मैथ्स को बार बार पढ़ता, प्रैक्टिस करता, एंड इवेंचुअली उसका अच्छा मार्क्स आता। देन ये पॉजिटिव साइकिल फिर से रिपीट होता और समय के साथ उसका मैथ्स और बेहतर होता जाता। मतलब पॉइंट ये है कि वर्ड्स पावरफुल होते हैं। वर्ड्स आपका लाइफ बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और बात इतने में खत्म नहीं हुई है, आपको खुद के वर्ड्स के साथ साथ दूसरों के वर्ड्स का भी ध्यान रखना है। मतलब नेगेटिव लोगों से एकदम दूर हो जाओ, क्योंकि उनके वर्ड्स भी आपको अफेक्ट करते हैं। अगर आप अपने गोल को एक नेगेटिव आदमी से बोलोगे तो वो तुरंत आपको 10 रीजन बता देगा कि क्यों आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। और अगर आपने उसके वर्ड्स पे बिलीव कर लिया तो फिर समझ लो सब खत्म। नेगेटिव लोगों से बचने के लिए आप मेरा इस वीडियो को देखो, द 4 एग्रीमेंट्स। ये 4 एग्रीमेंट्स आपके लिए एंटीवायरस की तरह काम करेगा। फिर चाहे कोई कितना भी आपके ऊपर जहर उगले, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 6, हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट। मैंने अब तक जो कुछ भी बताया वो कुछ नया नहीं था, लगभग सभी लोग सब जानते हैं। तो फिर कामयाब क्यों नहीं होते? सोचो, क्योंकि वो एक्शन नहीं लेते हैं। सब कुछ बस जानकर खुश हो जाते हैं, कुछ करते नहीं है क्योंकि वो डरते हैं अनकंफर्टेबल होने से। देखो, हम सब जो काम रोज करते हैं वो हमारा कंफर्ट जोन में आता है। वहाँ हम सिक्योर फील करते हैं, किसी चीज का कोई टेंशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो बस आपको वही मिलता रहेगा जो अब तक मिलता आया है। अगर आपको कामयाब होना है तो एक्शन लेना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, और अनकंफर्टेबल होने के लिए आपने डर को हराना पड़ेगा। पता है दुनिया में सबसे कॉमन डर के लिस्ट में टॉप 3 में कौन है? नंबर 1, पब्लिक स्पीकिंग। सोचो, लोगों को मरने का भी उतना डर नहीं है जितना पब्लिक स्पीकिंग का है। नंबर 2, हियरिंग द वर्ड नो, मतलब रिजेक्शन का डर। जेफ ने तो बुक में बताया है कि स्कूल में किसी भी लड़की ने उन्हें डेट के लिए कभी भी नो नहीं कहा है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी से कभी डेट के लिए पूछा ही नहीं। सोचो, वो इतना डरते थे कि कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं गए, एक्शन ही नहीं लिया। नंबर 3, चेंजिंग जॉब और स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस। आप अपने आसपास किसी से भी पूछ लो, क्या वो अपने जॉब से खुश है? मैक्सिमम जवाब नो ही मिलेगा। फिर भी वो अपना जॉब चेंज नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं अनकंफर्टेबल होने से। इसी तरह लगभग हर किसी के माइंड में कभी ना कभी अपना बिजनेस स्टार्ट करने का ख्याल आता ही है, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं क्योंकि उसके लिए अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। वैसे तो कोई मैजिक बिल नहीं है जिसे आपके अंदर अचानक से करेज आ जाए, लेकिन अगर आप इन 2 बातों को समझ लो तो कंफर्ट जोन से बाहर जाना आसान हो जाएगा।
पहला, अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है तो उससे आप मरने वाले नहीं हैं। सिंपली कहे तो अगर 33 लोगों ने आपको नो कहा तो 34वें को अप्रोच करो और तब तक करते रहो जब तक हाँ सुनने को ना मिल जाए। याद रखना, हैरी पॉटर छपने से पहले जेके रोलिंग भी 12 पब्लिशर से नो सुन चुकी थी। अगर हार मान लेती तो हैरी पॉटर छपता क्या। दूसरा, ये माइंडसेट बना लो कि बस पहला स्टेप लेते ही आप विनर बन जाओगे। हाँ, पहला स्टेप आपको एक्सपर्ट तो नहीं बनाएगा, लेकिन आपका एटीट्यूड चेंज कर देगा और आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग छोड़ो, बस लोगों के सामने पहला शब्द बोलते ही खुद को विनर मान लो। दैट्स इट। लोग फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते हैं, एक बार फर्स्ट स्टेप ले लिया तो फिर सब आसान हो जाएगा। और अगर कभी फेल हो जाओ तो याद रखना, फेलियर का मतलब फिनिश नहीं होता है। फेलियर का मतलब होता है कुछ एडजस्टमेंट करके दोबारा से ट्राई करना। फेलियर का मतलब है कि आपने कुछ नया ट्राई किया है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला है। एलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो हमेशा इतना कैपिटल रिजर्व में रखते हैं कि 3 कॉन्जिक्यूटिव फेलियर्स को अफोर्ड कर सके, क्योंकि एलॉन जानते हैं कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे तो रिस्क भी ज्यादा होगा और फेलियर का चांसेस भी ज्यादा होगा। इसलिए फेलियर के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। सो अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हेवन उसी की मदद करता है जो एक्शन लेता है। सो दैट्स इट गाइज। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर इस बुक को खरीद सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।